ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर रोकेगी। खुद से तो कुछ होगा नहीं, तुझे आगे बढ़ने से रोकेगी। तो आइए आज मिलके जानते हैं कि बेसिकली हमें मेन स्ट्रैटेजी क्या रखनी होती है अपने एनडीए के पेपर के लिए, जहां आपके फॉर शॉर्ट सिलेक्शन की बात होगी, ना केवल सिलेक्शन की बट आपको टॉप तक ले जाने की प्रायोरिटी लिस्ट भी बनाई जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपको कुछ बातों को यहाँ पर मेरे साथ बैठ के ही नोट करना है कि आपको किन बातों पे फोकस करना है और किन बातों पे फोकस नहीं करना है वाइल डूइंग प्रिपरेशन। आज की डेट में हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं एनडीए के मैथ्स के पेपर की, जहां आपको ये पता है कि एनडीए का पेपर 300 नंबर का आता है, 120 क्वेश्चन। सारी स्ट्रैटेजी आज आपकी क्लियर होगी कि कैसे इस 300 नंबर में से हम अप्रॉक्स 230 प्लस नंबर ले आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 230 प्लस लाना बहुत आसान है, बट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग, कुछ स्ट्रैटेजी। कहते हैं ना कि रणभूमि में भी लड़ने से पहले मन भूमि में मन को बना लेना चाहिए। उस रणभूमि में लड़ने से पहले एक प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेनी चाहिए कि अपना अगला दांव क्या होगा, किस दांव के साथ जाएं कि हमारा कभी भी दांव विफल ना हो पाए। जैसे कहते हैं धनुष से जब तीर निकलता है तो उसको भी पीछे आना पड़ता है, फिर वो जितनी तेजी से आगे जाता है अब वो अपने लक्ष्य को सीधा भेद के रहता है। उसी प्रकार इस बार एनडीए की प्रिपरेशन के लिए फुल स्ट्रैटेजी को फोकस करेंगे हम लोग। 1 बाय 1 करके चैप्टर का वेटेज देखेंगे, एक स्मार्ट अप्रोच को देखेंगे। बहुत सारे डाउट हैं 11th क्लास के बच्चों के, 12th क्लास के बच्चों के और साथ ही साथ हमारे टारगेट बैच एनडीए वाले बच्चों के, कि मैम इतना कम टाइम है, हम प्रिपरेशन कैसे करें। हम तीनों बच्चों के, तीनों स्लॉट के बच्चों के बारे में एक एक करके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम ये समझें हमें पढ़ना क्या है, कितनी फाइट है। अगर हम फाइट की बात करें तो बेटा 8 लाख फॉर्म, 8 लाख फॉर्म हमारे भरे जाते हैं एनडीए के पेपर के लिए। ये साल में 2 बार होगा, एक 16 अप्रैल और एक 4 सितंबर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी पेपर होगा तो 8 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। इस 8 लाख फॉर्म में 8,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, रिटन क्वालिफाई करेंगे। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है कि इसमें वैकेंसी कितनी होती है, तो अप्रॉक्स 400 वैकेंसीज होंगी, जो बच्चे इस वैकेंसी को रिटन क्वालिफाई करके आगे बढ़ेंगे और एसएसबी की वैकेंसी में भी अपने आप को क्वालिफाई करा करके एनडीए की वर्दी, ठीक है, डिफेंस की वर्दी अपने नाम करेंगे। नया साल आ रहा है, नई प्लानिंग, नई अप्रोच और नई टेक्निक, सारी साथ साथ चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत बार आप लोग नई प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, नए साल के नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं। इस बार रेजोल्यूशंस होंगे हमारे और फॉलो करना पड़ेगा आपको। इस बार लक के वर्दी का लक्ष्य पूरा करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं 1 बाय 1 चैप्टर के वेटेज की, और ये भी देखेंगे कि 300 नंबर पेपर में अगर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही हैं, उन्हीं को अगर आप देख ले तो क्वालिफाई तो आराम से कर सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि बच्चे जब बोलते हैं मैम हम क्वालिफाई नहीं कर पाए मैथ्स का पेपर, तो पॉइंट ये होता है कि इतनी लापरवाही क्यों। क्योंकि पेपर की स्ट्रैटेजी में जो आप समझेंगे अभी, जो आप जानेंगे अभी, आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर हम आज से लेके पेपर तक भी थोड़े से अटेंटिव हो जाएं, इस पेपर को निकालने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। पूरी कायनात की शिद्दत एकजुट हो जाएगी बेटा आपके साथ, अगर आपने शिद्दत से अपने लक्ष्य को चाहा है। सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस की। कैलकुलस पोर्शन जो अकेला 25% आ रहा है, तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमें जो पेपर होता है हमारा 300 मार्क्स का, क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 75 मार्क्स की जरूरत होती है। 75 मार्क्स यानी कि 300 का सिर्फ और सिर्फ 25%। अगर कोई इतना ओवर कॉन्फिडेंट है और ये चीज समझ चुका है कि वो 300 में 25% जो हमारे इंटीग्रल या डिफरेंशियल कैलकुलस से आएंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है, तो ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर प्लॉट किए जाते हैं जहां पे आप फंसेंगे जरूर।
तो अगर आगे दूसरे चैप्टर्स की भी बात करें, डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद अगर हम दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर देखें, ठीक है, तो यहां पे आपने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के 16% वेटेज है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब ट्रिग्नोमेट्री हम बोलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में 4 चीजें आ रही है: ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इन चारों चैप्टर को मिला करके आपके 16.66% मिल रहे हैं। आगे के चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो एल्जेब्रा जब हम बोलते हैं तो एल्जेब्रा बेसिकली यहाँ पे है क्या, हम पहले कुछ चैप्टर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं एल्जेब्रा की, तो एल्जेब्रा में हमारे 7 चैप्टर्स अप्रॉक्स आते हैं। 7 चैप्टर्स कौन कौन से मैम? जैसे कि आपका सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल, पीएनसी, लॉग, बाइनरी, ये सारे चैप्टर्स जब आप बोलते हैं तो ये सारे चैप्टर आपके एल्जेब्रा पोर्शन में चले जाते हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये आपके जितने भी क्वेश्चन के कलेक्शंस हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि फिक्स्ड होते हैं हर पेपर में आना आपके। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, इजीएस्ट स्कोरिंग पार्ट, जहां पे आप अगर थोड़े से अटेंटिव हैं तो क्वेश्चन अभी आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन हमेशा फिक्स्ड होते हैं और डिटर्मिनेंट से 6 to 7 क्वेश्चन हमेशा फिक्स्ड है, यानी 10 क्वेश्चन ये टॉपिक आपका लेके आएगा ही आएगा। एक चैप्टर और 10 क्वेश्चंस, एक चैप्टर और 10 क्वेश्चंस, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री, एज आई ऑलवेज से कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ना केवल ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें है, इसके हिडन फैक्ट्स भी छुपे हुए हैं इसके। जैसे जब आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, इंटीग्रेशन करने जाएंगे, कैलकुलस के पोर्शन में अलग अलग चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपना चेहरा जरूर दिखा देते हैं बेटा। तो इनसे आप जितना ज्यादा वाकिफ हो जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको पेपर में फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ एनालिटिकल ज्योमेट्री यानी 2D की बात हो रही है। जब 2D की बात होती है तो इसमें पूरा कोनिक सेक्शन आ जाता है ना, जैसे हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, आपके जितने भी टॉपिक है वो सारे इस सेक्शन में आ जाते हैं, जहां पे आपके 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज ये लेके चलेगा, ठीक है। ये सारे नोट्स आप अपने बनाते जाएं, वेटेज आपके पास होना चाहिए हर एक चैप्टर का, कितना कितना वेटेज, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस, ये तो मास्टर प्लान है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस आपको आनी ही चाहिए, इस चैप्टर को आप किसी भी कीमत पे स्किप तो नहीं कर सकते, है ना। और अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली है तो ये चैप्टर आपको स्कोर करके देगा बेटा, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपने अगर इस चैप्टर की ढंग से प्रैक्टिस की, इस क्वेश्चन में फॉर श्योर आपका क्वेश्चन होना तय होता है, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस, और रही बात इंटीग्रल कैलकुलस से तो 8 से 12 क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस भी आपका लेके आता है। तो कैलकुलस पोर्शन के बाद अगर हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा की, यानी कि वेक्टर और 3D, वेक्टर और 3D आपके 8 से 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। वेक्टर एंड 3D आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहां पे लेके आते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसको कैसे हम मिस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन एंड प्रोबेबिलिटी से आपके 8 से 10 क्वेश्चन, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेके आ रहा है। डायरेक्टली 20 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिन चैप्टर्स को आप भूल के भी मिस नहीं कर सकते। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और तुरंत आपके सामने स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप जितना ज्यादा PYQ से समझ के करने की कोशिश करेंगे। पहले इन सारे चैप्टर्स के आप प्रोसीजर समझिए कि बेसिकली यूपीएससी जो पेपर आपका बना रहा है, यूपीएससी किस माइंडसेट के साथ पेपर को बना रहा है, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, तो टॉपिक पढ़ाने के बाद तुरंत आपका फोकस उन टॉपिक्स पे ले जाते हैं जहां से पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है। अगर यूपीएससी उस फ्रेम ऑफ बॉक्स से क्वेश्चन पिक कर रहा है तो आपको यूपीएससी को समझना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहां से ला सकता है और किन क्राइटेरिया से उन क्वेश्चंस को पिक किया जा सकता है। तो यहां पे वेटेज के बाद आफ्टर वेटेज हम वापस अपने मास्टर प्लान यानी कि
बेसिक ट्रेंड एनालिसिस पे आए, जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं चीजों का कि किस बेसिस पे, उसके परसेंटाइल बेसिस पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, तो हमने वही देखा। तो बेसिकली यहां पे क्या है आपका, अगर हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात करें तो इस टॉपिक को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी कहलाएगी बेटा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजीली आप उस चीज को समझ भी सकते हैं। अगर आगे चल के बात करें तो वेक्टर और अलजेब्रा में हार्डली, अगर आप अभी से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका 16 अप्रैल को पेपर है, तो 3 मंथ आपके पास सीधे सीधे हैं, जहां पे अगर आप 1 मंथ में भी अलजेब्रा के पोर्शन को ढंग से कवर कर लें, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 पोर्शन 1 मंथ में आराम से कवर किए जा सकते हैं। 1 मंथ में अगर आपने डिफरेंशियल कैलकुलस एंड देन नेक्स्ट मंथ में आपके ये 4 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए, स्ट्रैटेजी वाइज आपको दिमाग में चीजों की प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हमें मॉक टेस्ट से करनी चाहिए। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तब हमें ये चीज समझ में आती है कि क्वेश्चन क्राइटेरिया क्या है। बार बार उन चीजों को रिवाइज करना कितना फायदेमंद है, ये आपको तब समझ में आता है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, और उसी मॉक टेस्ट में आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने किन चीजों को गैप किया है, आप किन चीजों को भूल गए हैं और किन चीजों को दोबारा रिवीजन की जरूरत है। तो वो तभी आपको पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट में बैठेंगे। नए क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को परखना, ये भी आपकी जरूरत की बात है। दूसरी बात बेटा, ये बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट कहां से लगा रहे हैं। बहुत हाई लेवल की लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मतलब ये है कि आप एनडीए ओरिएंटेड मॉक टेस्ट लगाएं, ना कि आईआईटी जेईई के मेंस के ये लेवल के क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि आप एनडीए ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनडीए डिमांड क्या कर रहा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाइए। इसके लिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यू के हर एक क्वेश्चन को पास्ट 10 ईयर्स तो 2012 से लेके 2022 तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एवरी सेट आपको सॉल्व कर लेना है। सिलेक्टिव स्टडी की बात इस 3 महीने में करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से चलेंगे, जैसे कि अगर आपने कैलकुलस पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन और आपने स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, ये 3 पोर्शन भी अगर आपने ढंग से कवर किए, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और आपका स्टैटिस्टिक्स प्लस डिफरेंशियल, ये डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो आपका मुझे लगता है बर्डन भी बहुत कम होगा और साथ ही साथ स्कोर करने के चांसेस बहुत हाई बढ़ेंगे। अगर बात करें, देखिए अलजेब्रा वाले पोर्शन में लॉग के एक आध क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो ये छोटे चैप्टर्स पे अभी आप टाइम मत वेस्ट करें, आप अपने टाइम को बचाइए। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे चैप्टर्स पे जरूर से जरूर फोकस करें, और उसमें भी आप पेपर उठा के पहले देखें कि बेसिकली क्वेश्चन आ कहां से रहा है। ठीक है, कभी कभी बच्चों को कुछ कुछ टॉपिक लगाने में बहुत मजा आता है, उस मजे के चक्कर में ना पड़े, फोकस करें कि कहां से सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, और स्मार्ट अप्रोच बेटा, स्मार्ट अप्रोच और टाइमली क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखना। जो हम लोग सैटरडे मॉक टेस्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, आप अपने साथ साथ टीचर को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखते हैं, जहां आपको ये चीज समझ में आती है कि हम बाय लेंदी प्रोसीजर कर रहे थे और इसका शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है, इसका शॉर्ट अप्रोच भी हो सकता है, क्योंकि जब हम वही क्वेश्चन किसी को सॉल्व करते हुए देखते हैं तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और हमें लॉन्ग लास्टिंग वो चीजें याद भी रहती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वाइल डूइंग प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स का सिलेक्शन कैसा कर रहे हैं। अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स का सिलेक्शन अच्छा है, यानी कि आप अपने साथ हमेशा एक स्लो लर्नर और एक फास्ट लर्नर जरूर रखें। पॉइंट ये है कि स्लो लर्नर को जब आप सिखाएंगे तो बहुत कुछ याद होगा आपको, बार बार बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन होगा, और जब आप फास्ट लर्नर को अपने साथ रखेंगे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। ये टाइम है बेटा पूरा सेल्फिश हो जाने का, सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपनी वर्दी के बारे में सोचो। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन 3 महीनों में मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ भी है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और इन सारे पैटर्न के हिसाब से टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें, जैसे कि आप अभी के लिए 2D वाले पोर्शन को बाद के लिए रख सकते हैं, बट उससे पहले आप प्रायोरिटी जिसको देंगे वो ये है वेक्टर और 3D, क्योंकि वेक्टर और 3D कुल मिला के 2 ही चैप्टर हैं और इस 2D में आपके 4-5 चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि हम वेक्टर और 3D पे ज़्यादा फोकस करके जल्दी उस टॉपिक को कवर कर लें। ठीक है, वेक्टर और 3D बेसिकली क्या है, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़िए
तो ये टॉपिक कोई भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, सारे टॉपिक एनसीईआरटी के हैं। जब आप एनसीईआरटी कवर करते हैं तो आपका बेसिक कवर होता है, लेकिन अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें जैसे वेक्टर और 3D की बात करें तो ये नॉट इवन बेसिक दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी एक रफ फिगर देखना ठीक बात है, लेकिन इन टॉपिक्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसके लिए बेटर है कि आप अच्छे कंटेंट सोर्सेज के पास जाएं, क्योंकि जितना स्ट्रांग कंटेंट होगा आपका, जितना अच्छा आपका सोर्सेज होगा पढ़ाई का, उतने ही ज़्यादा चीज़ों को आप इफेक्टिवली समझ पाएंगे और उतने ही इफेक्टिवली आप उनको पेपर में कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स याद रखिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रेंड एनालिसिस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो हर एक टॉपिक से आए हुए हैं। 2022 का फर्स्ट शिफ्ट और 2022 1 एंड 2022 2 दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक का वेटेज कितना है और उन टॉपिक्स में भी कहां से बेसिकली क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। जैसे मैंने बात की मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 9 to 10 क्वेश्चंस आपके फिक्स्ड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 और 6 क्वेश्चन वेरी कर रहा है बेटा, कभी 6 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन, यानी ऑन एन एवरेज आपके 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से फिक्स्ड है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हमारे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये फंक्शन वाला चैप्टर बेटा, फंक्शन वाले चैप्टर से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार 9 क्वेश्चन आपके पूछे गए। कितने क्वेश्चंस? आपके 9 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बेसिकली आपके सामने अब पूरा प्लान रिवील्ड है, आपके पास पूरा लक्ष्य क्लियर है कि चैप्टर क्या पढ़ने हैं, उनके वेटेज क्या है ना, टाइमली हर चीज को कैसे शेड्यूल करना है। 11th वाले बच्चे प्रिपरेशन पे बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर उन्होंने अभी अपने इस टाइम की अहमियत को समझ लिया। क्योंकि बेटा इस समय जो आपका फेज है वहां पे आपको टाइम लिमिटेशन को फेस नहीं करना पड़ रहा, ना ही आपके पास टाइम बर्डन है। कहने का सेंस ये है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपका 3 मंथ्स में पेपर है। तो आप अभी तक आपका टास्क ये है कि आप 12th में जाने से पहले ईच एंड एवरी टॉपिक को बार बार अपनी बुक से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा वाला पोर्शन है, एल्जेब्रा वाला पोर्शन पूरा 11th की बुक में दिया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11th 12th में दोनों में है। ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन पूरा 11th में दिया हुआ है। तो अगर आप अभी से अपनी अप्रोच को क्लियर करके आगे बढ़ने लगेंगे तो आपके पास टाइम सेविंग जोन 12th में होगा, जहां पे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी चीज़ें। रही बात 12th के बच्चों की, तो 12th वाले बच्चों को अभी आपने बोर्ड पे भी फोकस करना है और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फोकस करना है। बट ट्रस्ट में बच्चा, अभी से आज से आप अपनी एनसीईआरटी को कवर करने के बाद आप 11th 12th दोनों की एनसीईआरटी को फिर से कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद आप हर एक चैप्टर का आपके पास बुक सोर्सेज है, पीवाईक्यूज है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं 11th 12th में इन चैप्टर्स के बारे में सुन लिया, पढ़ लिया बेटा। अब अगर सुन लिया, उनके बारे में जान लिया, तो उन चैप्टर्स को जड़ से निकाल के एकदम फेंक दो। अच्छे से एक एक टॉपिक, अगर उसका क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आया तो उस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे गलत नहीं होने देना है। उस क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए ही चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पे करते हैं बेटा, जब आपके 120 क्वेश्चन आते हैं तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन वहां पे नहीं है कि आप उसे अटेम्प्ट करें। एटलीस्ट वहां पे 10 to 15 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आपको देख के ही स्किप करना होता है। आप उन क्वेश्चंस को स्किप करने की टेक्निक बहुत जल्दी सीख जाइए, क्योंकि जहां पर भी आपको टाइम लग रहा है आप तुरंत स्किप करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि टारगेट आपका 300 में 300 नहीं है ना। 300 में 300 इमेजिनरी टारगेट लेके चलने की जरूरत भी नहीं है बेटा। आप रियलिस्टिक होके प्रिपरेशन करिए। आपको किसी भी चीज में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आप उतना पढ़िए जितने में आपको वर्दी आपकी मिल जाए और आपका अगला लक्ष्य एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी। आप अपने लक्ष्य को जरूर ध्यान में रखें। सो न्यू ईयर आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहिए। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि भीड़ का हिस्सा मत बनो बेटा, क्योंकि अगर भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ में ही रह जाओगे। अगर हमें 8 लाख बच्चों में से 400 बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो ऑब्वियसली वो क्रीमी लेयर बच्चे होंगे। आपके अंदर एक ऑर्डिनरी बच्चे के साथ साथ ऑर्डिनरी सोच होनी जरूरी है। ऑर्डिनरी सोच के साथ आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को पूरा करिए। यू कैन एंड यू विल श्योरली डू इट। दैट विल
प्रूव कि यू आर एंड प्योरली डिफेंस एस्पिरेंट और वर्दी आपको जरूर मिलेगी. माई ऑल बेस्ट विशेस टू यू. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. जय हिंद एंड टेक केयर.